कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से सीआर और डीआर तक का सफ़र, आज उस पे हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद है नुसरत ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, आपको खुशामदीद है इस प्लेटफ़ॉर्म पे और काइंडली अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम नुज़हत है और मैंने बीएस किया है रेडियोलॉजी के अंदर एसआईयूटी से। और उसके बाद मैंने वहीं से इंटर्नशिप की और इस वक़्त मैं वहाँ पे जूनियर फिजिशियन असिस्टेंट के तौर पे जॉब कर रही हूँ और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर मैं फिक्स हुई हूँ इस टाइम। तो मोस्टली अब मैं वहाँ पर होती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने बाकी फ़ील्ड्स में भी क्योंकि इंटर्नशिप भी की और 1 साल तक रोटेट भी किया, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो नुसरत आप बताएँगी कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और जो कन्वेंशनल एक्स-रे की मशीन होती थी, उसके क्या-क्या इक्विपमेंट होते थे और उनका फंक्शन कैसे होता था? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब हम स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की बात करते हैं, तो इनके कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा हैं, जैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और रेडियोग्राफिक फ़िल्म जो है, अब इनमें कॉमन कंपोनेंट है, दोनों का पहला कंपोनेंट होता है बेस, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको स्ट्रक्चर की और लेयरिंग के हिसाब से बात करें, ताकि जब अगर कोई बिगिनर लेवल का इंसान ये बातें सुने, तो वो वहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं हो कि ये कंपोनेंट इन्होंने उसमें बताया और इसमें बताया, तो ये है क्या? तो मैंने प्रेज़ेंटेशन के अंदर एक पिक्चर बनाई हुई है, तो मैं पिक्चर अगर वो डिस्प्ले करूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी के अंदर कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती कहाँ पर है। तो रेडियोग्राफिक कैसेट के अंदर फ़िल्म सैंडविच हुई होती है 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में, ठीक है? तो अब सबसे पहली जो इसकी लेयर है, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टोटल लेयर होती है कैसेट के अंदर वो 5 लेयर्स होती है। 5 लेयर के अंदर 13 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से कुछ कंपोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ये बेस है और रिफ्लेक्टर है ऊपर-नीचे, लेकिन टोटल जो है ये 13 कंपोनेंट्स है। तो ये 5 कंपोनेंट्स में से पहले आएगा सबसे पहले कैसेट का फ्रंट कवर, फिर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फिर फ़िल्म, फिर अगेन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड अगेन कैसेट, ठीक है? अच्छा, अब कैसेट के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लास्टिक फ्रंट और प्रेशर पैड। फिर उसके बाद आती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जिसके 3 कंपोनेंट हैं, बेस, रिफ्लेक्टर और फोस्फर। लेकिन जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एडिशनली एक कंपोनेंट और आएगा, जिसे प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हमारी आती है फिल्म की लेयर और फिल्म के 2 कंपोनेंट होते हैं, बेस और इमल्जन, ठीक है? बेस और इमल्जन के अलावा ये जिस चीज़ से एडहियर हुई हुई होती है उसको हम एडहेसिव लेयर कहते हैं। इसके अलावा इसके भी ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे जेलेटिन ओवरकोट होता है। फिर उसके बाद अगेन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आती है, लेकिन अब यहाँ पर वो कंपोनेंट जो ऊपर पहले बेस था, फिर रिफ्लेक्टर, फिर फोस्फर, अब ये यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएंगे। पहले फोस्फर लेयर, फिर रिफ्लेक्टर लेयर, फिर बेस, ठीक है? फिर बेस के बाद हमारे पास अगेन कैसेट आती है। अब यहाँ पर इसके 3 कंपोनेंट है, प्रेशर पैड, लेड बैकिंग और प्लास्टिक पैड, ठीक है? तो आपका पहला सवाल था कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वो डिवाइस है जो एक्स-रे बीम की एनर्जी को कन्वर्ट करती है विजिबल लाइट में, और ये विजिबल लाइट इंटरैक्ट करती है फ़िल्म के साथ, जो रेडियोग्राफिक फ़िल्म है हमारी, और वहाँ पर लेटेंट इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम सिर्फ़ फ़िल्म को यूज़ करेंगे अलोन, तो हमें एक हाई रेडिएशन डोज़ देना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 1% एक्स-रे इंटरैक्ट करता है फ़िल्म के साथ डायरेक्टली। तो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है? उसके इफ़ेक्ट को एम्प्लीफाई करती है और रेडिएशन डोज़ रिड्यूस हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब इसके कंपोनेंट के बारे में जो आपने पूछा, मैंने बताया बेस, रिफ्लेक्टर, फोस्फर और एडिशनली प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो बेस का काम ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को, और ये पॉलीएस्टर बेस होती है, 1000 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है? फिर उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेयर या रिफ्लेक्टर। इसका काम ये है कि वो विजिबल लाइट जो डिस्पर्स हो गई है ऑल डायरेक्शन में, ये उस लाइट को इंटरसेप्ट करेगा और रीडायरेक्ट करेगा डायरेक्टली फिल्म की तरफ। मतलब वो विजिबल लाइट जो मल्टीपल डायरेक्शन में डिस्पर्स हुई हुई थी, तो रिफ्लेक्टर लेयर उन सबको इंटरसेप्ट करके रीडायरेक्ट करेगा फिल्म की साइड पे, ठीक है? अच्छा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इन दो मटेरियल से बनी हुई होती है रिफ्लेक्टिव लेयर। उसके बाद फोस्फर होती है। ये फोस्फर इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और यही वो कंपोनेंट है जो एक्स-रे बीम को लाइट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आती है प्रोटेक्टिव कोटिंग। ये स्क्रीन को रेजिस्टेंट बनाती है डैमेज से, एब्रेशन से, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्टअप होता है उसको ये एलिमिनेट कर देती है। तो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसके ये कंपोनेंट है, और इसका जो बेसिक पर्पस है वो वही है कि ये एनर्जी को एक्स-रे बीम की कन्वर्ट करेगा विजिबल लाइट में। वो विजिबल लाइट इंटरैक्ट करेगी रेडियोग्राफिक फिल्म के साथ और वहाँ पे हमारी लेटेंट इमेज प्रोड्यूस होगी फिल्म के अंदर। आप ये बताना पसंद करेंगी कि फ़िल्म के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एक इमेज कैसे फ़ॉर्म होती है?
फिल्म के जो बेसिक 2 मेन कंपोनेंट है वो है बेस और इमल्जन। लेकिन बेस और इमल्जन के ऊपर नीचे भी प्रॉपर लेयरिंग होती है और इन सब लेयरिंग का कॉज़ यही होता है कि ये एक बहरहाल सेंसिटिव मेथड है कि जब इसमें प्रोसेसिंग होगी, उसमें वेटिंग है, ड्राइंग है, फिक्सिंग है, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट इनका ऊपर नीचे होगा तो हमारी जो लेटेंट इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो उसकी वजह से इसकी लेयरिंग काफ़ी मतलब आप अगर स्लाइड शेयर करेंगे आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से बेस के ऊपर भी 2 एडहेसिव लेयर्स हैं, फिर उसके ऊपर 2 इमल्जन की लेयर्स होती हैं। इसकी वजह से हम अपनी रेडियोग्राफिक फ़िल्म को डबल इमल्जन फ़िल्म कहते हैं और फिर उसके ऊपर जेलेटिन ओवरकोट होता है। तो आप शेयर करें अगर तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो जो ग्रॉस पार्ट है वो फ़िल्म बेस का है, उसके ऊपर एडहेसिव लेयर, उसके ऊपर फ़िल्म इमल्जन। लेकिन फ़िल्म के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फ़िल्म इमल्जन का है क्योंकि एक्स-रे जहाँ इंटरैक्ट कर जो विज़िबल लाइट है वो इंटरैक्ट करती है, वो फ़िल्म इमल्जन के अंदर करती है। जो लेटेंट इमेज हमारी सेव होती है वो फ़िल्म इमल्जन के अंदर सेव होती है। ठीक है? इमल्जन हमारे पास सिल्वर हेराइट क्रिस्टल से और जेलेटिन से मिक्स होकर बनता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये इनका और 3 टू 5 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। अच्छा, तो सबसे पहली लेयर हमारे पास है यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर। तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या है और इसका पर्पस क्या है वो मैं बताना चाहूँगी। प्रोटेक्टिव लेयर इमल्जन को बचाती है स्क्रैचेस से और हैंडलिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान जो कंटैमिनेशन होती है उससे बचाती है, प्रेशर से भी बचाती है। तो इसका मतलब जैसा इसका नाम है प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्ट करेगी हमारे इमल्जन को फ्रॉम स्क्रैचेस, प्रेशर एंड मिसहैंडलिंग और एंड ऑल्सो कंटैमिनेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है फिल्म इमल्जन। इमल्जन हमारे पास 2 कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें है जेलेटिन और सिल्वर हेराइट क्रिस्टल। 3 टू 5 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, लेटेंट इमेज यहाँ के स्टोर होती है, इसकी वजह से हम इस कंपोनेंट को कहते हैं हार्ट ऑफ फिल्म। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आती है एडहेसिव लेयर। एडहेसिव लेयर का काम ये है कि ये इंश्योर करेगी इंटेग्रिटी को फिल्म बेस की और फिल्म इमल्जन की। ये उन दोनों को एडहियर रखेगी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है फ़िल्म बेस। बेस का वही काम है जो वहाँ इंटेंसिफाइंग बेस का काम था, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बेस का काम था कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी इमल्जन को। तो जब हम इसमें मतलब बेसिकली ये फाउंडेशन है, पॉलीएस्टर के लिए ये इमल्जन के लिए जो हमारा फ़िल्म बेस है ये फाउंडेशन है, ठीक है? अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है कि इसके अंदर एक डाई ऐड किया जाता है ब्लू टिंट। तो जब रेडियोलॉजिस्ट फ़िल्म को व्यू करेगा तो उसकी आई की जो कॉन्स्ट्रेनिंग होगी वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने रेडियोग्राफी फ़िल्म बेस के अंदर डाई ऐड किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, और इसका अगर मटेरियल बताना चाहूँ तो वो पॉलीएस्टर बेस होती है ये। तो इमेज फॉर्मिंग में ये होता है कि एक्स-रे किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए से पास हो सकते हैं, लेकिन पेनिट्रेशन डिपेंड करेगी 3 चीज़ों के ऊपर कि वो उस मटेरियल का टाइप क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसकी थिकनेस क्या है। ठीक है? तो बेसिकली ये जो एक्स-रे की फ़िल्म होती है, ये शैडो है डिफरेंशियल एब्ज़ॉर्प्शन का। तो ये इसकी बेसिक लॉजिक है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबका एटॉमिक नंबर, उन सबकी थिकनेस, उन सबका टाइप ऑफ मटेरियल वो डिफरेंट है। तो ये जो हमारी फ़िल्म पे शैडो आता है, ये डिफरेंशियल एब्ज़ॉर्प्शन का शैडो होता है। सही है? अब अगर हम फ़िज़िक्स की बात करें तो होता ये है कि इमेज फ़ॉर्मिंग एक्स-रे जब पेशेंट से निकलती हैं और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से इंटरैक्ट करती हैं, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन उनको विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है जो एक्सपोज करती है हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म को और यहाँ पे लेटेंट इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। फिर ये लेटेंट इमेज प्रोसेसिंग से विजिबल इमेज में कन्वर्ट होती है। ठीक है? अब प्रोसेसिंग के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है, प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं जो बहुत मेन है, उसमें से डेवलपिंग और फिक्सिंग है। ठीक है? वैसे तो टोटल 5 इसके स्टेप्स हैं, उसमें वेटिंग है, डेवलपिंग है, फिक्सिंग है, वॉशिंग है और ड्राइंग है। सबसे पहला स्टेप इसमें वेटिंग है एक्चुअली, ठीक है? वेटिंग में क्या होता है कि ये इमल्जन को स्वेल कर देता है ताकि सबसीक्वेंट केमिकल बात अचीव हो सके और सारे पार्ट पे यूनिफॉर्मली केमिकल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है? लेकिन फ़िल्म के अंदर लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग के 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो है डेवलपिंग और फिक्सिंग। डेवलपिंग में ये होता है कि यहाँ विजिबल इमेज प्रोड्यूस होती है किस तरीके से कि ये सिल्वर आयन को मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है स्टेप। तो जब वो सिल्वर आयन मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास इनविजिबल से विजिबल इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसके बाद स्टेप आता है फिक्सिंग का। तो फिक्सिंग में ये होता है कि जितना भी एक्सेसिव अनवांटेड केमिकल है और अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं, ये उन सबको रिमूव कर देता है और जेलेटिन को हार्ड कर देता है ताकि डेवलपमेंट का प्रोसेस यहीं पर टर्मिनेट हो जाए। ठीक है? अब हमारा रेडियोग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। अब होगी इसकी 4th स्टेप में वॉशिंग ताकि सारे एक्सेसिव केमिकल रिमूव हो जाए और उसके बाद होगी इसकी ड्राइंग ताकि वाटर भी रिमूव हो जाए और रेडियोग्राफ व्यूइंग के लिए प्रिपेयर हो जाए। जैसे आपने कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के हवाले से बताया कि वहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होती है। सीआर या डिजिटल रेडियोग्राफी के आने के बाद ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो टोटली चेंज हो गए। सो आप बताना पसंद करेंगी कि क्या चीज़ चेंज हुई है और वहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होती है?
सबसे पहले तो जो चीज़ चेंज हुई है वो ये है कि टाइम जो हमारी स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी के अंदर था वो तकरीबन 1 घंटे का टाइम था। प्रोसेसिंग फिर भी ज़्यादा टाइम लेती थी और अगर एक दफ़ा प्रोसेसिंग गलत हो जाए तो फिर से सारा प्रोसीजर रिपीट करने में। तो डिजिटल इमेजिंग के एडवेंट से जो सबसे ज़्यादा चीज़ सेव हुई है वो है हमारा टाइम, ठीक है? फिर उसके बाद कॉस्ट भी कुछ हद तक सेव हुई है क्योंकि ये केमिकल्स की जो लाइफ है उसके हिसाब से जिस तरीके से बार-बार परचेज़ करने पड़े और स्क्रीन फिल्म को स्टोर करने का जो मेथड है वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर फ़िल्म के अंदर ग्रेनेस डिफरेंट वो क्योंकि केमिकल बात के अंदर बनी हुई फ़िल्म्स होती हैं, तो उनकी स्टोरेज में और जो इस सीआर और डीआर की निकली हुई इमेजेस होती हैं, उनको स्टोर करने में फ़र्क है। तो टाइम बचा है हमारा, मनी बचा है और ये कि अब ये चीज़ काफ़ी ईज़ी हो गई है। तो आपने जैसे कि पूछा कि डिजिटल इमेजिंग में और कन्वेंशनल इमेजिंग में मतलब स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में फ़र्क क्या है? तो इसमें एक फ़र्क ये भी है कि स्क्रीन फिल्म वीडियोग्राफी के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती थी वो सब डार्क रूम के अंदर होती थी और वो फिल्म इतनी ज़्यादा लाइट सेंसिटिव थी कि अगर वो थोड़ी-सी भी डे लाइट से एक्सपोज़ हो जाएँ या किसी भी तरीके से उनकी मिसहैंडलिंग हो जाए तो पूरी फिल्म ज़ाया हो जाती थी, ठीक है? तो लेकिन सीआर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी जो फिल्म है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फिल्म है उसमें पीएसपी और अभी जो हम कंपोनेंट डिस्कस करेंगे तो उसके हिसाब से इसकी कंपोज़िशन डिफरेंट है। उनकी कंपोज़िशन डिफरेंट होती थी, एक तो फ़िल्म की केयर करनी पड़ती है, उसके अलावा केमिकल की केयर करनी पड़ती है, फिर वो केमिकल हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं, तो डार्क रूम के अंदर उस चीज़ की भी केयर करनी पड़ती है। तो मिसहैंडलिंग, स्टोरेज और इसके अलावा हम अपनी जो हमारी अपनी पर्सनल केयर है, तो इन सब से अब हमारी जान छूट गई है, तो क्योंकि डिजिटल इमेजिंग के अंदर ऐसे कोई ना हार्मफुल केमिकल है, ना ही हमारी फ़िल्म कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ना ही प्रोसेसिंग के लिए कोई लंबा-चौड़ा चक्कर है। तो टाइम हमारा कम हुआ है और कॉस्ट हमारी सेव हुई है और डेफ़िनिटली अब ये है कि डिजिटल इमेजिंग में कि जिस पर जो भी चाहे, जहाँ चाहे वो देख सकता है। इमेज को पहले ये होता था कि रेडियोलॉजिस्ट को वेट करना पड़ता था कि फ़िल्म रेडी होकर बाहर आएगी तो ही वो व्यू कर सकेगा। अब ये है कि आप रीड कराइए और स्क्रीन पे सामने स्क्रीन आ जाएगी तो कोई इतना ज़्यादा इसमें मतलब प्रॉब्लमैटिक नहीं है। मतलब पहले लेकिन ये चीज़ होती थी कि उन्हें वेट करना पड़ता था कि सारी फ़िल्म प्रोसेस हो जाएँगी, उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। तो प्रोसेस लंबा हो जाता है मतलब देखा जाए तो ये भी वही है कि टाइम सेव हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब डिजिटल रेडियोग्राफी की बात करेंगे तो डिजिटल रेडियोग्राफी के ही अंदर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी आती है, जिसे हम सीआर बोलते हैं। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ करते हैं सीआर एंड डीआर ये डिफरेंट चीज़ें नहीं है। सीआर भी डिजिटल रेडियोग्राफी की ही टाइप है। ठीक है? तो सीआर के अंदर और डिजिटल रेडियोग्राफी की ये जो बाकी टाइप्स हैं उसमें एसपीआर है या इनडायरेक्ट डीआर है या डायरेक्ट डीआर है। इसमें फ़र्क कहाँ पर होता है कि डिजिटल रेडियोग्राफी के 3 कंपोनेंट है, उसमें कैप्चर एलिमेंट है, कपलिंग एलिमेंट है और कलेक्शन एलिमेंट है। इन 3 कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है उसकी बेसिस पे इनको अलग-अलग कैटेगरी में कैटेगराइज़ किया गया है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सीआर की, ठीक है? तो सीआर के अंदर जो एक्स-रे इंटरैक्शन है, वहाँ पर भी वैसा तो है कि लाइट इमिट हो रही है विज़िबल लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो एक्स-रे इंटरैक्शन है, वो हम किस तरीके से देखते हैं कि ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन एक मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर ये एक्स-रे इंटरैक्शन की डेफिनेशन होगी यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए एक मेटास्टेबल स्टेट के अंदर और जब वो लेजर बीम से इंटरैक्ट करेंगे तो फिर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न करेंगे और फिर वहां पर एक विजिबल इमेज प्रोड्यूस होगी। तो अभी हम डिटेल में जब ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली सीआर के 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें से एक है पीएसपी जिसको हम कहते हैं फोटो स्टेम्युलेबल ल्यूमिनेसेंस, दूसरा है एसपीएस, ठीक है, और तीसरा है आईपी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फोटो स्टेम्युलेबल ल्यूमिनेसेंस होता क्या है या फोटो स्टेम्युलेबल फोस्फर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उस मतलब पीएसपी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम पीएसएल कहते हैं यानी कि फोटो स्टोरेज फोस्फर के अंदर फोटो स्टेम्युलेबल फोस्फर के अंदर हमारे पास हो रहा होता है फोटो स्टेम्युलेबल ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो फोटो स्टेम्युलेबल ल्यूमिनेसेंस है क्या कि बेरियम फ्लोरोहेलाइड यूरोपियम के साथ मिलके कुछ लाइट इमिट करता है, ये प्रोसीजर कहलाता है पीएसएल, ठीक है। अब ये पीएसएल की वजह से लेटेंट इमेज प्रोड्यूस होती है। अब ये लेटेंट इमेज जहां पर सेव होगी वो एसपीएस कहलाता है यानी कि स्टोरेज फोस्फर स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टोरेज फोस्फर स्क्रीन को जब हम लेजर बीम से रीड कराएंगे तो यहाँ पर जो हमारी कैसेट है उसके अंदर जो इमेज रिसेप्टर है उसे इमेजिंग प्लेट कहते हैं यानी कि आईपी। वहां पर ये पीएसपी जिस कैसेट में होल्ड हो रहा है उसके अंदर इमेज रिसेप्टर को हम आईपी कह रहे हैं तो वो इमेजिंग प्लेट कहलाती है। तो इसके ये जो 3 कंपोनेंट है पीएसपी, एसपीएस और आईपी, तो उनके फुल फॉर्म क्या है कि पीएसपी है फोटो स्टेम्युलेबल फोस्फर, फिर है एसपीएस यानी कि स्टोरेज फोस्फर स्क्रीन जहाँ पे हमारी लेटेंट इमेज सेव हो रही है मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। फिर हमारे पास आती है आईपी जिसको हम लेजर से जब रीड कराएंगे तो
वो इलेक्ट्रॉन जो मेटा स्टेबल स्टेट पे सेव थे वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे जाएंगे और इन रिस्पॉन्स वो कुछ लाइट इमिट करेंगे, ठीक है। तो ये लाइट को जब हमने अपने रीडर से रीड कराया है तो वो विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल, यानी अगर मैं इसको ये कहूँ कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर जो इमेज लेटेंट इमेज जो एक फ़िल्म पे सेव हो रहा था, वो सीआर में उसी कैसेट के अंदर सेव हो रहा है और जिस तरह डेवलपर और फिक्सर कोई काम करते थे उस इमेज को विज़िबल करने के लिए प्रोड्यूस करके जब हम उसको डेवलप करते थे इमेज को, सो वो काम अब यहाँ पे लेज़र कर रही है। जी। तो ये हमने पहले भी सीआर में डिस्कस कर लिया कि इसके 3 कंपोनेंट है, तो इन 3 कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है बेसिकली। तो ये जो कैप्चर एलिमेंट होता है ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल इमेजिंग के अंदर मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग, ये होता है एक्सरे इंटरेक्शन, रादर देन कि वो एक सिल्वर हैलाइड सिल्वर आयन को कन्वर्ट करे, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर की टर्म यूज करेंगे हम, जैसे वहां पे हम सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल के तौर पे यूज करे थे। तो कैप्चर एलिमेंट क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और ये कपलिंग एलिमेंट ट्रांसफर करता है जनरेटेड एक्सरे को कलेक्शन एलिमेंट की तरफ। अब ये कलेक्शन एलिमेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इट कुड बी टीएफटी और पीडी और सीसीडी। तो ये टीएफटी क्या होता है, तो टीएफटी हमारे पास एक चार्ज सेंसिटिव डिवाइस है जो सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगी। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये टीएफटी होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या करता है कि ये चार्ज सेंसिटिव डिवाइस है जो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती है, ठीक है। फिर पीडी की बात आती है। पीडी का मतलब है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या है, ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो विजिबल लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करती है। और सीसीडी यानी कि चार्ज कपल डिवाइस ये करती है कि ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि लाइट फोटोन को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो तीनों है तो मिलती जुलती डिवाइस, लेकिन यहाँ एक तरफ लाइट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक करंट में, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन में, और तीसरी जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो कलेक्शन एलिमेंट है ये इन तीनों में से कोई भी हो सकता है डीआर के अंदर, जैसे कि आपने देखा कि इसकी 5 टाइप्स है, तो उसपे ये सब कलेक्शन एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डीआर की इमेज फॉर्मेशन क्या होती है कि सीजियम आयोडाइड सेंटिलेटर लेयर होती है, उससे एक्सरे फोटोन हिट करता है। एक्सरे फोटोन आएगा और वो हिट करेगा सीजियम आयोडाइड की सेंटिलेटर लेयर को, उसके रिस्पॉन्स में फोटोन रिलीज होंगे। अब एमोर्फस सेलेनियम एक एलिमेंट है, वो उसका जो एक्टिव मैट्रिक्स है वो इन फोटोन्स को डिटेक्ट करने के बाद फोटोडायोड इसके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। जब फोटोडायोड ने इस सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर दिया उसके बाद क्या होगा, एक लेटेंट इमेज जनरेट होगी। वो लेटेंट इमेज सेव हो जाएगी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। चार्ज स्टोरेज कैपेसिटर के अंदर ये लेटेंट इमेज स्टोर हो गई। अब ये इसके बाद ट्रांसफर हो जाएगी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के अंदर जो कि टीएफटी है, और ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज सिग्नल जो डिजिटाइज होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे विजिबल इमेज के अंदर, ठीक है। सो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में जब तक आप फ़िल्म को प्रोसेस नहीं करते थे, तब तक आप इमेज नहीं देख सकते थे और उसमें फिर अंडर एक्सपोज़र और ओवर एक्सपोज़र की बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। सो सीआर और डीआर के कुछ बेनिफिट्स अगर आप थोड़ा-सा कंपेयर करना चाहेंगी कन्वेंशन से? अच्छा, एक जो इसका नुकसान है सीआर और डीआर का वो है आई स्ट्रेनिंग ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। वहां पे हम फिल्म बेस के अंदर एक टिंट ऐड करते थे जिसकी वजह से उनकी आई के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे ये हम सब लोग बात जानते हैं कि जितना भी ज्यादा हम डिजिटल इमेज को या तस्वीरों को या मोबाइल को या लैपटॉप को इन स्क्रीन को यूज करते हैं तो उसका हमारी आई के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम अपने जहन में ये बात सोच सकते हैं कि जब रेडियोलॉजिस्ट एक दिन में अगर 50 to 60 रेडियोग्राफी देखता है कि स्क्रीन के ऊपर, तो कोई ना कोई आई कॉन्स्ट्रेनिंग तो होगी। तो स्क्रीन फिल्म के अंदर वहां पर टिंट ऐड हो रहा था, यहाँ पर ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये इसका एक नुकसान है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस का लेवल होता है और बाकी कंट्रास्ट एडजस्टमेंट होती है, उसका रोल होता है कि वो हमारी आई को इफेक्ट करे। लेकिन फायदा अगर हम देखेंगे तो फायदा तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम किसी केमिकल से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। टाइम बच रहा है हमारा। इसके अलावा हमें वहां पर जिस तरीके से एक्सरे को सेव करना होता था, प्रिजर्व करना होता था, वो एक मुश्किल प्रोसेस होता था, क्योंकि हमारी फिल्म्स अभी तक भी हमारे सेटअप में पुरानी फिल्म्स मौजूद हैं। जैसे वो एग्जाम्स में ले जाने के लिए कुछ स्पेशल एक्सेस बचाए हुए, तो हम वो देखते हैं कि वो फिल्म्स काफी साइडों से ना खराब हो चुकी हैं। लेकिन सीआर के अंदर क्या है, वो तो कंप्यूटर में एक चीज सेव हो गई है। अब ये किसी भी
बाहर की वजह से, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से फिल्म हमारी डिटोरिएट नहीं हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए ज़्यादा अच्छा हमारे पास क्या हुआ, सीआर या डीआर सिस्टम, क्योंकि ये तो कंप्यूटर में सेव हो रही है इमेज। और पुराने वाले हमारे इमेज एक तो इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से, इतने टाइम के बाद हम उसको निकालते थे, लेकिन फिर भी हम उसे स्टोर नहीं कर पा रहे सही से, तो बिल्कुल, ये सीआर-डीआर में उसको। आप विंडोइंग भी कर सकते हैं अपने इमेज की। जबकि कन्वेंशनल में जो आपने एक्सपोज़र दिया है और आपकी जो इमेज आएगी बस उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हुँ। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में आपने गुफ्तगू करी और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे और भी सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन इतने लिमिटेड टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नुसरत आपको कुछ कहना है इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कोई एक नसीहत या कोई एक गिला? मुझे अंदाज़ा है कि आप अभी बहुत जूनियर हैं और आपको बहुत दूर तक जाना है इस फ़ील्ड में इंशाअल्लाह। लेकिन ऑब्वियसली जो आपने ग्रेजुएशन की है उसके बाद से आप जो 1-2 साल, 3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी आप इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कहना चाहेंगी कुछ? हाँ, एक गिला है एक्चुअली कि हमारी ये जो फ़ील्ड है ना, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता अनलेस वो इसके अंदर आ ना जाएँ। अंदर आने के बाद भी काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे सीनियर जब बाहर गए तब हमें पता चला कि हमारे पास ये भी तरीके हैं, हम इस पे चल के भी आगे अपनी ही फ़ील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक? अगर मेरे जो जूनियर्स हैं वो इन वीडियोज़ को देख रहे हो तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट लाइफ़ का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, उसमें वो जो चीज़ें पढ़ लेंगे, उसे वो अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लें तो आगे बहुत काम आएगा। वरना जैसे ज़्यादातर ये होता है कि स्टूडेंट लाइफ में ना हम ये देख रहे होते हैं पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें करके आगे आ जाते हैं। लेकिन फिर जब प्रोफेशनली इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग फँसते हैं। तो जूनियर्स के लिए ये नसीहत है कि इस वक़्त वो जितना अपने आप को एब्ज़ॉर्ब करवा सकते हैं कोर्स से रिलेटेड वो करें। वो ये ना सोचें कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर में तो हम ये नहीं कवर करते। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो फ़ील्ड है उसके हिसाब से हमें एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए, फिज़ियोलॉजी भी पता होनी चाहिए, पैथोलॉजी भी पता होनी चाहिए और एनजीओ में जब मैं ड्रग मैनेजमेंट करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि फार्माकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। तो हमारे ऊपर बर्डन है ना वो एक डॉक्टर से या एक नर्स से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें वहाँ की भी चीज़ें पता होनी चाहिए और यहाँ की भी। तो स्टूडेंट लेवल पर ही उनको ये चाहिए जब वो बुक से पढ़ें, एग्ज़ाम से पढ़ें, उनके पास टीचर्स हैं, तो वो अपने आप को उसी टाइम पे इतना पॉलिश कर लें कि जब वो इंटर्नशिप पर आएँ या जॉब पर आएँ या बिल्कुल आगे पास आउट होके निकले, तो उनके पास इतनी नॉलेज हो कि फिर उन्हें ये सब परेशानियाँ ना हो कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारी जो फ़ील्ड है वो टाइम के साथ अपडेट होती है, चेंज होती है। अब अगर हमें बेस ही नहीं पता होगी, तो हम आगे उसका जो भी अपडेटेड वर्ज़न है, उसको किस तरीके से समझेंगे? तो ये है। बिल्कुल नुसरत का गिला को हम अभी थोड़ा-सा दूर कर सकते हैं। पहली तो चीज़ हमारी एपिसोड 1 और एपिसोड 4 के अंदर हमने इन चीज़ों को काफ़ी डिस्कस किया है कि हम अपनी फ़ील्ड में कहाँ तक जा सकते हैं। उसपे हमारे साथ हैदर थे और उस्मान मंज़ूर थे ऑस्ट्रेलिया से। रेडियोलॉजी एक बहुत वास्ट फ़ील्ड है, इसमें कोई शक नहीं है और पाकिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान से बाहर इसमें मास्टर्स भी हो सकता है, पीएचडी भी होता है। रेडियोग्राफ़र्स बाहर के मुल्क में रिपोर्टिंग भी करते हैं। रेडियोग्राफ़र्स जो हैं वो सिर्फ़ सीटी, एमआरआई की हद तक नहीं है, वो रिसर्च में भी काफ़ी आगे होते हैं। सो एप्लीकेशन के हवाले से आप देखना चाहें, आप पैक्स के हवाले से देखना चाहें, डायग्नोस्टिक के अलावा, सो रेडियोलॉजी एक बहुत वास्ट फ़ील्ड है। आपने अपना एक एम बनाना होता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हैं। इमेजिंग एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की एक इस एपिसोड को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली एपिसोड में हम दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।